नमस्कार। आज डिबेट विद साहिल केरनी देख रहे हैं आप सब। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा बहाल होने तक अपने संघर्ष जारी रखेगी। राजौरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 के फैसलों को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। इसी बीच श्रीनगर सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहदी की पहल पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लिस्टिंग टू J&K डायलॉग डिग्निटी एंड डेमोक्रेटिक फ्यूचरिटी विषय पर चर्चा आयोजित की गई, जिसमें कई सांसदों, पूर्व अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला राष्ट्रीय एकता, विकास और समान अधिकारों का दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य का दर्जा बहाल होगा, कब होगा और इस मुद्दे पर आगे राजनीति किस दिशा में जाएगी। इस पे हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे अब के हालात को लेकर। 3 खास मेहमान हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा हैं, बीजेपी से। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। एडवोकेट नीलोफर मसूद है हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और एडवोकेट सोहेल काजमी है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर शुरुआत में आप ही से करूंगा, काजमी सर। सर, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौजूदा आंदोलन जनता की वास्तविक भावनाओं को दर्शाता है या इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए? पहले तो गुड इवनिंग मेरी बहन नीलूफर जी को और मल्होत्रा साहब को। देखिए, पहले मुझसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, स्टार्ट वहां से करना था, क्योंकि अगर मैं कुछ भी इधर उधर बोलूंगा तो फंस जाऊंगा बीच में। लेकिन देखिए, ये एक आर्टिकल 370 अब 2019 से एब्रोगेट हो चुका है और मेरी बहन जानती है, बड़ी सीनियर एडवोकेट है, कि सुप्रीम कोर्ट में जब रिट पिटिशन भी हमने लगाई जो खारिज हो गई, पार्लियामेंट से भी बिल पास हो गया और फाइनली ये जब चीजें तब होंगी जब पार्लियामेंट अलाउ करेगा, जब अब ये बिल दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे कि आर्टिकल 370 को आना है जम्मू कश्मीर में, और वो सर्वसहमति तब होगी जब 400 से ऊपर पार्लियामेंटेरियंस इस पे बात करेंगे। वो तब देखेंगे हम होंगे नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है, आज इसको पोलिटिसाइज करना है आर्टिकल 370 को। लेकिन मैं देख रहा था चौधरी रमजान साहब जो कल डेमोस्ट्रेट कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर, वो यही था कि स्टेटहुड को किस तरह से रिस्टोर करना है और बाकी उसके साथ आर्टिकल 371 या उसके साथ जो इनेक्टमेंट्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में किस तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए वो जोर डाल रहे थे। मेरे साथ भी बात हुई कि भैया हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारी जमीनों के जो हकूक हैं वो सेफ गार्ड किस तरह से हो सकते हैं, उस पे मुझे लगता है हर सेंसिबल आदमी, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, जो खो दिया उसके लिए जदोजहद करने का फायदा नहीं, जो पा सकते हैं उसके लिए जदोजहद करने की मैं समझता हूँ जरूरत है। फिर भी मैंने आज देखा फारूक साहब बड़े टॉपरिंग पर्सनैलिटी हैं, वो आज भी किसी इनॉग्रेशन में कह रहे थे कि नहीं, हम 100 साल भी आर्टिकल 370 के लिए जंग जारी रखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप जंग करिए, कोई बात नहीं। अब मैंने महबूबा जी को देखा, वो डेमोस्ट्रेट कर रही थी परसों रात को, तो मुझे लगता है 14 या 16 लोग थे उनके साथ शाम को, और वो बात कर रही थी आर्टिकल 370 को वापस लाने की। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों की पल्स को समझिए, लोगों के जज्बातों को समझिए, और जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेके जाना है वो मैं समझता हूं जो प्रीमियर पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त वो कैबिनेट को लीड कर रहे हैं उमर साहब, और उनपे जिम्मेवारियां इसलिए भी हैं क्योंकि तीसरी पीढ़ी जो है और चौथी तैयार है, उनको जम्मू कश्मीर को किस तरह से एक नई पॉलिटिकल डायमेंशन देनी है उसकी तरफ जोर देने की जरूरत है। बाकी जो चीजें नामुमकिन है, मैं समझता हूं उसके लिए रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, उसको इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना उनका ना जम्मू कश्मीर के लोगों का। सर ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं रुख करता हूँ नीलोफर मैम का। मैम, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य तक का यानी स्टेटहुड बहाली का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। तो इस आंदोलन का अगला चरण क्या होगा? क्या जनता को क्या नई रणनीति देखने को मिल सकती है? साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदु करने के लिए। यहाँ पर मेरे को पैनलिस्ट है, सलाम आदाब। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, मुझे लगता है ये एक कमिटमेंट है जो यूनियन ऑफ इंडिया की हमारे साथ है, जिसमें हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, न सिर्फ माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब बल्कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब भी जो है, जब एब्रोगेशन हो गया तो उन्होंने ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट हमसे वादे किया, हमसे कमिटमेंट्स की।
तो वही एक ये कोई कंसेशन नहीं है जो हम मांग रहे हैं, बल्कि ये हमारा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम अपने आइन को देखकर अपने प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। हम अपने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप स्टेटहुड को जो आपने एश्योरेंस हमको दे दी, वो स्टेटहुड आप वापस रेस्टोर कीजिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक स्टेटमेंट बार 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 बीजेपी की तरफ से आती है, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 था, ये डेवलपमेंट में एक बहुत अड़चन डाल रहा था। मुझे बता दीजिए, दूसरे स्टेट्स भी हैं, दूसरी यूनियन टेरिटरीज भी है जहां पर 370 का अनुच्छेद है नहीं, लेकिन मुझे बताइए वो अंडर डेवलप्ड क्यों है? वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त एट प्रेजेंट है, एज कंपेयर टू अदर स्टेट, जम्मू कश्मीर इज काउंटेड वन ऑफ द, आप कहिए, मोस्ट डेवलप्ड यूनियन टेरिटरी ये मानी जाती है इस वक्त। तो क्यों है फिर? तो या पॉवर्टी के लेवल से अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर अहेड है, बहुत अच्छा इसका रेशो है। अगर हम रिचनेस की तरफ देखेंगे, अगर हम मिडिल क्लास को देखेंगे, तो दूसरे स्टेट्स जहां पर ये अनुच्छेद है ही नहीं, फिर तो उसके कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर बहुत पीछे होना चाहिए था। लेकिन अगर आज की डेट में आप कंपेयर करेंगे, जम्मू कश्मीर बहुत आगे है। उतना ही नहीं, एक और आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर है ये इंटीग्रेट हो गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी भी एसेशन जो होगी थी 1947 में, हम उस एसोसिएशन के साथ है, हम उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हमें नाज है कि हमने आइडिया ऑफ इंडिया को चुना, हम उसके साथ आ गए। लेकिन जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारे हैं विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी वांट कि जो एश्योरेंसेस हमसे की गई है वो स्टेटहुड हमें वापस रेस्टोर किया जाए। क्योंकि अगर सही मानों में ये कहा जाता है जम्मू कश्मीर जो है ये ताज है पूरे इसका, जम्मू कश्मीर जो ये ताज है हिंदुस्तान का, तो वो सही मानों में यहाँ के लोगों को जो ट्रस्ट डेफिसिट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को, उस एलिनेशन को, उस वेज को खत्म करने की जी जरूरत है, और वो एश्योरेंसेस जो हमसे की गई वो पूरी करने की। अब रही बात कि हम आगे क्या क्या करेंगे, देखिए कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई ऐसी मुझे लगता है सिचुएशन नहीं है जिसको हमने अवेल करने की कोशिश नहीं की कि हम ये कह सके अपने प्रधानमंत्री साहब से कि भाई आपने जो वादे किए वो हमें पूरे कीजिए, जो आपने होम मिनिस्ट्री साहब ने हमसे वादे किए हैं उसको पूरे कीजिए। हमने हर एक मंच छोड़ा, हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया, हमने गुहार लगाई दिल्ली जाकर। तो एक वो प्रोसेस जो था जहां पर हम बिल्कुल पेशेंटली नॉन वायलेंस तरीके से अपने मुद्दे जो थे पंच ये एक मंच पर ला रहे थे। लेकिन आज हमें लगता है कि शायद उतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमें कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा अपना प्रोटेस्ट पीसफुली, अमन, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वही एक कड़ी थी जहां पर हम ने ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट दर्ज किया, जंतर मंतर हम चले गए, वहां पर हमने किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चले गए, और कल भी आपने देखा जहां पर हम स्टेटहुड की गुहार भी लगा रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारी पॉलिटिकल जदोजहद, हमारी प्रिविलेजेस को लेकर, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेकर है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी वो पॉलिटिकल जदोजहद है, साथ ब साथ हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं दहाइयों तक हमारे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं थे, लेकिन एक साइड से बीजेपी ये कहती है कि हालात सुधर गए हैं। अगर हालात सुधर गए हैं, गुड गवर्नेंस भी है, डेवलपमेंट भी हो गई है, इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, फिर क्या वजह है कि इस समय जो है स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जाता है? क्योंकि एक साइड से वो कहते हैं कि नॉर्मलसी भी है, हालात भी ठीक है, डेवलपमेंट भी है, फिर क्या इस वक्त जो वक्त है ये मौजू नहीं है? क्या फिर ये इसी वजह से है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इस वक्त हुकूमत में है? क्योंकि एलओपी साहब हमेशा, हमने उनकी स्टेटमेंट्स भी सुनी है, जो ये आमतौर पर हमसे कहते हैं कि भाई जब तक एनसी हुकूमत में है तब तक स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जाएगा। तो अपने ही आंकड़ों को लेकर, अपने ही बातों को लेकर अगर आप देखेंगे, कंट्रोवर्शियल स्टेटस जो रहा है बीजेपी का, वो स्टेगनेंट एक जगह नहीं है, बल्कि दे चेंज द गोल पोस्ट्स। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर डेवलपमेंट है, पीस है, हर कोई चीज है, देन आज अगर अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है फिर कब आएगा? ये भी हमें वो कहे। हम ये कहते हैं कि स्टेटहुड को आप रेस्टोर कीजिए, जी अप्रोप्रिएट टाइम है इस वक्त, क्योंकि पीस भी है, हर कोई चीज है, डेवलपमेंट है, अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा?
ठीक है, मैं विक्रम सर का रुख करता हूँ। सर, साफ तौर पर आरोप ये लगते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई में लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करता है? क्या बीजेपी मानती है कि निर्वाचित सरकार को पूर्ण संवैधानिक अधिकार जो है वो मिलने चाहिए? नमस्कार साहिल जी, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार, और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को। देखिए, जो आप आज जब से पिछले 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही है, जब से 5 अगस्त की बात आती है, जब भी आती है, हर साल यही चर्चा चलती है और खूब राजनीति इस पे होती है। और जब तक, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को, जो 5 अगस्त का दिन है, उसको धूमधाम से मनाती है। और हमने कल भी अपने कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और अलग अलग हर जिला में कार्यक्रम हुए, जिसमें जहां 5 अगस्त की खुशियां जो हैं, एब्रोगेशन 370-35 की जो खुशियां हैं, वो मनाई गई, और वो हर साल मनाई जाएंगी। और उसी तरह एक एक तबका ऐसा भी है जो हर साल मातम मनाएगा, जिसमें रीजनल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है, कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई है बीइंग नेशनल पार्टी। और वो एक इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से बहुत कुछ छीन लिया गया, और उसके बाद बार बार ये बातें आती हैं। आपको ये बात समझनी होगी, और हमारे सभी दर्शकों के लिए भी मैं बताऊंगा कि जिस तरह से एक टेरर इकोसिस्टम जो काम कर रहा था, और एक अलगाववाद का जो जो अपने आप को अलग समझे जाने की एक फीलिंग थी, एक जो सोच थी, जो हर हिंदुस्तान के नौजवान में थी। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आते थे जम्मू कश्मीर 5 अगस्त से पहले, जो जब बाजार जाते थे, कश्मीर के कहीं बाजारों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, कुछ खरीदने दुकान पे जाते थे, तो वो पूछते थे आप कहाँ से आए हो, आप इंडिया से आए हो? तो वो जो टूरिस्ट थे वो परेशान हो जाते, बोलते हम तो इंडिया में ही हैं, ये कश्मीर भी तो इंडिया का हिस्सा है। पर इतने सालों से, 1947 के बाद से, जो एक अलग होने की, हम अलग हैं, हम हिंदुस्तान की, जैसे पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है, जैसे हरियाणा हिंदुस्तान का हिस्सा है, जैसे बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम वैसा नहीं है। उस मानसिकता को तोड़ने का काम 5 अगस्त 2019 को हुआ, और यहाँ के लोगों को लगा कि हम आज हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, वैसे ही जैसे किसी और स्टेट के लोग हैं। वो जो अलग अपने आप को समझे जाने की रवायत थी, और उसी के कारण कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, वो एक इकोसिस्टम, जब उग्रवाद जम्मू कश्मीर में आया, वो उस उग्रवाद को पनपाना, और उस माइंडसेट को फीड करना, उस इकोसिस्टम को चलाना। और एक समय था जब हुर्रियत, पाकिस्तान पाकिस्तान हुर्रियत के जरिए जम्मू कश्मीर में तय करता था कि किस दिन स्कूल खुलेंगे, किस दिन बाजार खुलेंगे, किस दिन यूनिवर्सिटियां खुलेंगी। वो कैलेंडर बाजाबता छपता था और आता था, वो शाया होता था, और उसी की तर्ज पे जम्मू कश्मीर चलता था, खुसूसन कश्मीर चलता था। तो आज जो बदलाव आया है, आज महबूबा मुफ्ती जी ने एक समय पे कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई, इसको कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज जी। तिरंगा रैली कश्मीर के अंदर होती है। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, जहां गुरेज आगे, वहां तक कभी टूरिस्ट जाने का सोचता नहीं था, आज गुरेज में लोगों ने अपने घरों में होम स्टेज बनाए हैं। आज आप कंगन में जाते हैं, गुरेज में जा रहा है टूरिस्ट, बिहार से उठ के टूरिस्ट गुरेज में जा रहा है। तो एक जो खुलापन आया है, जिस आजादी से टूरिस्ट वहां घूम रहा है, रात के 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक डल लेक पे लोग घूम रहे हैं, बाजारों में लोग घूम रहे हैं, तो ये बदलाव आया है। ये वो कश्मीर नहीं। आप लास्ट याद कीजिए, कश्मीर में कब बंद की कॉल दी गई, कब कश्मीर बंद हुआ? 5/2019 के बाद, खुलने के बाद, जब हालात नॉर्मलाइज हुए, उसके बाद किस जमात ने कॉल दी? और किस एक दिन के लिए भी कश्मीर बंद नहीं हुआ इतने सालों में। और वो वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे एक नॉर्मल स्टेट को, जैसे एक नॉर्मल शहर को, जैसे एक नॉर्मल यूटी को फंक्शन करना चाहिए। क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये अचीवमेंट खुद में नहीं है? क्या आज 5 लाख यात्री निर्भय होके बाबा अमरनाथ के दर्शन करता है? क्या ये अपने आप में अचीवमेंट? हर साल यात्री आते थे, ऐसी बात नहीं है, पर दिन ब दिन यात्रा बढ़ रही है। आप लोगों में एक, जब देश भर से टूरिस्ट आ रहा है, आज आपके पास वंदे भारत चल रही है, वंदे भारत से कनेक्टिविटी आपकी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाए, जितना ज्यादा पैसा टनल के लिए दिया जाए, जितना ज्यादा पैसा सड़कों के लिए दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, सेब को ट्रेन से देश के बाकी कोनों में पहुंचाना हो। तो ये एक कोशिश जो है इस सरकार की है। और जहां तक स्टेटहुड की बात है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है, क्या इसी बात के लिए दिया था? क्या इन्होंने चुनाव लड़के ये कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि आप हमको मैंडेट दे दो और हम जी शेड्यूल लेके आएंगे? अगर इस बात पे मैंडेट दिया होता और अगर यही इलेक्शन प्लान इनका होता तो मैं आज मानने को तैयार हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ पावर बिल्कुल एलजी साहब के पास है, कुछ पावर सीएम के पास होंगी, होम सीएम के पास नहीं होगा, आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर, जो एक कायदा एक एलजी एक यूटी का था। पर आपने जो वादे किए थे, आप ना बिजली दे पा रहे हैं, ना पानी दे पा रहे हैं, ना सड़कें बना पा रहे हैं, ठेकेदार काम बंद करके बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे बिटुमेन के रेट रिवाइज नहीं किए हैं। यहाँ कोई सड़क पूछने वाला नहीं है। जी रेवेन्यू की वेबसाइट पिछले 2 महीने से बंद पड़ी है, जिसको रेवेन्यू को डिजिटाइज किया गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि कब तक हर सवाल का जवाब स्टेटहुड होगा? हर सवाल जो लोग यहाँ से पूछेंगे बिल्कुल तो आप ये कहेंगे हमको स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड तो मिलना है, स्टेटहुड तो इसको वापस मिलना है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर स्टेट जो है इसके ऊपर वचनबद्ध है। इस देश का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कहा है कि हमने स्टेटहुड देना है, स्टेटहुड मिलेगा। पर उसकी आड़ में आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं, आपके पास खाली वेकेंट पोस्ट पड़ी है, आप वो नहीं भर रहे हैं। आप इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप पैसा कमाने का स्टेट के लिए ठीक पैसा कमाने का कोई नया तरीका नहीं बता रहे हैं जी और आप कह रहे हैं स्टेटहुड दे दीजिए। हर बीमारी का इलाज स्टेटहुड नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा, मैं सुहेल सर को फ्री करूंगा जल्दी क्योंकि उन्हें जाना है। सर आपसे सवाल ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर जो दोनों क्षेत्र हैं इसमें क्या स्टेटहुड को लेकर समान जनभावना देखने को मिलती है या दोनों क्षेत्रों की जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग अलग हैं? देखिए, स्टेटहुड तो बच्चे से बुजुर्ग तक जम्मू कश्मीर का हर निवासी चाहता है। कोई भी अपने आप को डाउनग्रेडेड देखना नहीं चाहता है। स्टेटहुड हमारा हक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि स्टेटहुड आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी चाहते हैं। अब ठीक है, पार्टी का अपना एक कल्चर है, पार्टी की एक अपनी हाई कमान है जो डायरेक्शन पीछे आती है, उतना बोलना उतना नहीं बोलना। कहीं को आजकल तो बोलने पे कुछ ऐसे भी बोल जाते हैं जो जो बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग होता है और मुसीबत क्रिएट कर देते हैं बाकियों के लिए। लेकिन स्टेटहुड की जहां तक मेरे साथ बात होती है, हर इंसान चाहता है स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए। वो एक अपने आप को जिस डिग्निटी में हम थे उस डिग्निटी में वापस आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। और ठीक है, इलेक्शंस जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खूबसूरत इलेक्शंस करवाई यहाँ पे और इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कराई। अब आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि लोगों का वर्डिक्ट जो होता है, लोगों का जो मैंडेट होता है, उसको दिल्ली को ऑनर करना है। दिल्ली को उसको मानना है कि अगर जमहूरियत को मजबूत करना है और जो इन्वेस्टमेंट आपने जम्मू कश्मीर में भी की है पीस को लेके, अमन को प्रिवेल करने के लिए, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर जब जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए कभी भी उन्होंने खाली हाथ यहाँ से वापस नहीं गए। कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों को करके गए और दी भी। आज देख लीजिए वो लद्दाख जो 6-6 महीने बंद रहता था, आज आप देख लीजिए किस तरह से वो कनेक्ट हो गया, पूरे भारत के हर रियासत के साथ होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है जो अच्छी चीजें हुई हैं उनको आगे ले जाने के लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। चाहे कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाए, कल इलेक्शन होगी और भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है और वहां कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की उस मैंडेट को जो लोगों ने दिया होगा। आज उमर अब्दुल्ला के ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आपने स्मूथ रन से सरकार चलानी है। और मैं देख रहा हूँ डिग्रेडेशन सियासत में इतनी हो चुकी है कि जनाब पावर के लिए और कुछ चीजों के लिए कुछ कुछ लीडर ऐसी वाहियात बातें करते हैं, ऐसी लो बातें करते हैं जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। तो वो कोई अच्छी चीज नहीं होती है, ना उनके लिए ना उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कल दुल्लत साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो रऊला साहब का मैं नीलोफर मैम को बताना चाहूंगा, पता नहीं उन्होंने सुना कि नहीं सुना, कि दुल्लत साहब ने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया 1975 के अकॉर्ड का, जहां शेख साहब और इंदिरा जी के बीच में अकॉर्ड हुआ और आर्टिकल 370 का इरोजन की बातें उन्होंने बताई है कि 60s के बाद कैसे इरोजन हुआ। और 75 के अकॉर्ड में शेख साहब ने खुद भी माना कि भैया इसका इरोजन हुआ। और फ्लोर ऑफ द असेंबली पे चीफ मिनिस्टर भी कहा ये कुरान शरीफ की आयत नहीं है जिसको आप हटाया नहीं जा सकता। बहुत सी चीजें उस सेमिनार में हैं जो मैंने सुनी और फिर मेरी बात भी हुई दुल्लत साहब से, और मैं मानता हूं वो कुछ बातें जो है बिल्कुल हकीकत पे बेबना है, क्योंकि
क्योंकि आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल स्टंट आप मारते रहिए सुबह दोपहर शाम, लेकिन जी। ये है जिन चीजों के लिए हमें एजिटेट करना है, जिन चीजों के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी हो सकती है, उसके लिए मुझे लगता है हमको एजिटेट करना चाहिए, डेमोस्ट्रेट करना चाहिए, अपनी रूटीन में रोजमर्रा की दिल्ली की जो कॉरिडोर से वहां तक पहुंचाना चाहिए। और वही मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है और करना भी चाहिए। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी अगर कुछ आगे की रणनीति पॉलिटिकल अच्छी हमवार करनी है तो लोगों के दिलों को समझिए, लोगों की एस्पायरेशंस को समझिए, फिर इलेक्शन जब होगी तब बात करेंगे। मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अपना स्टैंडर्ड और अपना जो तरीकाकार है उसको मजबूती से लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं अब रुक करूंगा नीलोफर मैम का। मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है कि स्टेटहुड जनता का अधिकार है। आम नागरिक के जीवन में स्टेटहुड का बहाल होने से कौन कौन से ठोस जो इंपॉर्टेंट बदलाव है वो आएंगे, और साफ तौर पर क्या हर एक डेवलपमेंट का काम, युवाओं को नौकरियां, मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा था वो सिर्फ स्टेटहुड पर निर्भर करता है, उसके बिना वो नहीं मिल सकता जम्मू कश्मीर की जनता को? देखिए, जहां तक यूटी का ताल्लुक है, यूटी में जो सबसे हाईएस्ट चेयर मानी जाती है वो एलजी साहब है, जिसके थ्रू गवर्नेंस की जाती है एक यूटी की। और उसके पावर्स जो होते हैं वो गवर्नर जो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का है उससे बहुत ज्यादा है। उतना ही नहीं, जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की रहती है, दे आर आंसरेबल टू डायरेक्टली टू एलजी। तो जहां पर ये सिस्टम हो, आपका हाईएस्ट चेयर जो है उसको एलजी मानकर चलना है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जिस मैटर में भी इन्वॉल्व हो है, किसी भी मैटर में अगर इन्वॉल्व है, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो या 1000 करोड़ों की क्यों ना हो, उसमें भी आपको सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द एलजी साहब जब हो, तो वो चीजें उसमें वो मीनिंगफुल ही नहीं रहती है। डेमोक्रेसी जिसको इलेक्ट करके लोगों ने लाया है, या जिस गवर्नेंस में वो यकीन करते हैं, या जिन इलेक्शनों में उन्होंने यकीन किया, फिर अपनी गवर्नमेंट को चुनकर रिप्रेजेंटेटिव को, चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव को लाया। तो होना ये चाहिए, जिस तरीके से फुल फ्लेज्ड स्टेट जब होती है वो खुद कफील होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी डिसीजन किसी भी चीज में लेने के लिए उनको सब्जेक्ट अप्रूवल जो होता है, इट इज नॉट वो बाय सिंपल वे ऑफ मेजोरिटी या वगैरह, वो चीजें हर कोई पावर्स उन्हीं के पास रहते हैं, उसमें उनको अकॉर्ड ये उसमें अप्रूवल की जरूरत गवर्नर से नहीं होती है। तो यहाँ पर आप डिफिकल्टीज देख लीजिए क्या है। इलेक्शन से पहले ही एम्पावर किया गया, एक तो ऑलरेडी एलजी साहब के पावर्स थे, लेकिन फर्दर सम जो आप कह लीजिए कि कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई जिसके जरिए एलजी साहब के पावर्स जो थे उनको फर्दर स्ट्रेंथन और एम्पावर कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें ऑलरेडी दिखाया गया है कि जब भी कल इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को तरीकेकार क्या रहेगा उसके काम करने का। उसका तरीकेकार रहेगा कि बिजनेस रूल्स होंगे जो वो गवर्नमेंट बनाएगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो भेजेगी एलजी साहब को, और एलजी साहब जो है उनको अकॉर्ड देकर, उनको अप्रूवल देकर, फिर उसी तरीके से पता चलेगा कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स एलजी साहब के हैं वो कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, किस फील्ड में उनकी लिमिटेशंस क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अक्टूबर में लास्ट 2024 में जो इलेक्शन हुए, अब 2 साल होने को हो जाएंगे कुछ अक्टूबर में, तो उसमें आप देख लीजिए अभी तक भी उन डिस्क्रिशनरी पावर्स की जो क्लेरिफिकेशन है वो वहां से आई नहीं है सेंटर से। नंबर 1, 2-3 बार जो हमारे ये बिजनेस रूल्स थे उनको फ्रेम करते, अगर कोई क्वेरी भी उठी उनको फ्रेम करके वो क्वेरीज को आंसर देकर फिर से भेज दिया गया। अभी तक हमारे बिजनेस रूल्स है नहीं जहां पर वो डिफाइन करते किस तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर्स या व्हाट आर द लिमिटेशंस जहां पर पावर्स इस्तेमाल होने हैं। वो चीज भी अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आई हुई है उन चीजों पर। नंबर 2, जहां पर भी जॉब्स के रिलेटेड, किसी स्कीम के रिलेटेड, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, किसी भी डेवलपमेंट को लेकर, फाइनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि कोई चीज हो जाए। तो उन चीजों को लेकर भी हमें अकॉर्ड हमें जो अप्रूवल है वो एलजी साहब का लेना है। एंड ऑल दोज प्रोजेक्ट्स आर लाइंग देयर, जहां पर हम नौकरियों की बात करते हैं, जहां पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इट इज अगेन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ये मजाक बन जाता है जब आप इलेक्शन ऐसी सेंसिटिव स्टेट जो रह चुकी है
वहां पर आप इलेक्शंस कराते हैं 370 अनुच्छेद खत्म करने के बाद, फिर लोग एक उस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और बहुत ही बढ़िया टर्न आउट जो होता है 65 एवरेज परसेंटेज ऑल ओवर जम्मू कश्मीर। कुछ जगहों पर 90% वोट्स पड़े, कुछ जगहों पर 80% पड़े। ओवरऑल एवरेज जब हम देखते हैं, अनुच्छेद खत्म करने के बाद भी लोगों ने ट्रस्ट किया फेडरलिज्म पर, उस स्ट्रक्चर पर यकीन किया, डेमोक्रेसी पर यकीन किया। बिल्कुल। और क्या आज की डेट में वो डिजर्व नहीं करते हैं कि जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स में उनके चीफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है फुल फ्लेज्ड एम्पावर्ड है टू टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ द पीपल। तो वही हम चाहते हैं। दिस इज नॉट समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेल विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर द कमिटमेंट्स जो हम चाहते हैं कि ये कमिटमेंट्स एश्योरेंसेस पूरी हो। अगर आज नहीं होगी तो फिर कब हो जाएंगी? और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इट्स नॉट ओनली फॉर दोज पीपल हु आर इन द पावर, या जो इस वक्त ये हुकूमत चला रही है, तो बीजेपी के लिए भी है। क्योंकि लोग जो है दे हैव नॉट सीन दैट, वो जो खुशहाली अगर हम कहेंगे, डेवलपमेंट इन द रियल सेंस कहेंगे, या जी मैम। इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा होना, दे हैव नॉट सीन इट फ्रॉम सो मेनी इयर्स। लोग चाहते हैं कि वो मुश्किलातों से जो जूझ रहे हैं वहां से बाहर आए। ये कैसे मुमकिन है जब आप अपने ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एम्पावर नहीं करेंगे? ये कैसे मुमकिन है? जो ट्रस्ट है लोगों का, आप कैसे जीतेंगे? और कैसे वो दूसरी बार ट्रस्ट करेंगे जब फिर से इलेक्शंस होंगे? सो दीज थिंग्स आर टू बी सीन बाय द सेंटर, कि अगर वो सही मानों में यहाँ के लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहती है, उनको चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, इरेस्पेक्टिव अदर पार्टीज, उनको चाहिए कि उनका एम्पावर करना, ताकि एम्पावर करके एट द एंड ऑफ द डे दैट विल एड टू द गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी विल बी आंसरेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ऐसे ही ये सिस्टम चलता है। मुझे जी बताइए, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है हमारा, या हमारा आसाम है, क्या वहां पर इंसर्जेंसी या एक्सट्रीमिस्ट वायलेंसेस नहीं है होते? उसका मतलब थोड़ी है कि हम सबको ड्यूटी बना देंगे इस नाम पर कि भाई आपके यहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, आपके यहाँ लेफ्टीज जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, आपके यहाँ माविस्ट जो है उनकी इंसर्जेंसी चल रही है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। सिक्योरिटी हमारी सक्षम है, हमें अपने देश की फौज पर यकीन है कि अगर ऐसी कोई वारदातें हो जाती है, वो सक्षम है इन चीजों को, उनसे लड़ने के लिए, उनको कर्ब करने के बिल्कुल। लिए। बट दैट डज नॉट मीन पीपल विल सफर। वो सफर क्यों करे? वो डेमोक्रेसी पर यकीन करते हैं। वी वांट ये डेमोक्रेसी जो है रियल मीनिंगफुल जी होनी चाहिए लोगों के लिए। जी। पर अहम बात तो यह ना, मैं वही मेरा सवाल था मैम कि आ, सिर्फ इन सब चीजों के लिए मैनिफेस्टो में आपको नहीं पता था कि सरकार बनेगी तो उसके बाद हक हुकूक नहीं होंगे पूरे उस तरीके से? लोगों से वादे तो देखिए किए गए थे। साहिल जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर आप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखेंगे, आप कंपेयर कीजिए, मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी, मल्होत्रा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, विक्रम जी, तो ये अपना मैनिफेस्टो देख लें। तो क्या इनकी नजर, अगर ये हुकूमत में होते, तो क्या इनकी नजर अपने मैनिफेस्टो पर नहीं होती? ठीक है, हर किसी ने उस पर ये यकीन किया कि हमारे माननीय जो मोदी साहब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, ये जो एश्योरेंसेस उन्होंने दी है, इन्होंने कहा कि पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके बाद जी इमीडिएटली जो है स्टेट होगा। ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एट एन अर्नेस्ट ये होगा। हमें सिंपल टाइम लाइफ चाहिए कि कब होगा, नंबर सेकंड। नंबर इंपॉर्टेंट थर्ड चीज है कि जो ये मैनिफेस्टो हर किसी ने बनाया ये सोचकर कल को स्टेटहुड रेस्टोर होगा, अकॉर्डिंगली वी विल वर्क ऑन दैट मैनिफेस्टो। ठीक बीजेपी ने भी वही बनाया, ऐसे ही बना, इनफैक्ट मोर फ्रीबीज देन वी पीपल। इसी तरीके से मोर फ्रीबीज देन वी पीपल अपनी पार्टीज या कुछ रीजनल पार्टीज है, पीडीपी है यहाँ पर, या नेशनल पार्टी कांग्रेस है, उनके ठीक ठीक। मैनिफेस्टो के साथ हमारा आप मैनिफेस्टो कंपेयर कीजिए, वहां तो ज्यादा फ्रीबीज है। फिर उन्होंने किसको देखकर वो बनाया था? देखकर यही बनाया था कि जो कमिटमेंट से दैट विल बी डन, जो जो ही इमीडिएटली इलेक्शंस विल बी कंक्लूडेड, उसके बाद ही ये रेस्टोर होगा। एंड दैट वाज द जी रीजन हर किसी ने मैनिफेस्टो बनाया। ठीक है। जी मैं विक्रम सरकार करता हूँ। सर किस तरह देंगे इन सब बातों का जवाब? और एक बात और सर, यह 370 का जो ये मुद्दा है, ये बार बार उठ के सामने आ जाता है। रोज इस पे आजकल चर्चा होती ही होती है। फारूक साहब भी आज भी जिक्र कर रहे थे 370 का। काला दिवस भी कल ही मनाया गया है। तो इनको आप किस तरह देखते हैं कि अनुच्छेद 370 को अब मतलब भूल जाना चाहिए, और आम जनता को देखिए किस तरह समझाया जाए? स्टेटहुड और अनुच्छेद 370 दोनों अलग अलग चीजें हैं। संवैधानिक प्रश्न उठता है हमेशा। जी सर। देखिए साहिल जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर नीलोफर जी की बात का जवाब दूंगा। मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी ये कहा था कि ये 370 और 35 से जो है
वो 5 अगस्त के आने से पहले 3-4 अगस्त से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहां ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसको काला दिवस मनाने की तैयारी करती हैं और उसको राजनीतिक एक रंग देने की कोशिश करती हैं, और वो करती रहेंगी। और आप ये बात तय करके रखिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, जो रीजनल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है, ये इस एजेंडा को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती हैं। ये सीधी सी बात है कि ये समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि 370-35 से दफन हो चुका है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक स्टेटहुड की बात है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री इस बार बार एश्योरेंस दे चुके हैं, और मेरे जैसे कई प्रवक्ता और मैं खुद कितने सालों से हम हर टीवी चैनल पे इस डिबेट पे ये कहते हैं कि वो रिस्टोर होगा। और अब बात मैं नीलोफर जी की एक क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो जम्मू कश्मीर के आवाम को भी जानना बहुत जरूरी है, कि जब जब ये कहती हैं कि हमने मैनिफेस्टो बनाया, जब इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, या तो ये उसमें लिख देते, 2 लाइनें लिख देते, सब्जेक्ट टू स्टेटहुड, बस। ये तो लॉयर हैं, जानी मानी लॉयर हैं, पढ़े लिखे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, वो सजेस्ट करते हैं हम लिख देंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे सब्जेक्ट टू स्टेटहुड। अगर बाकी पार्टियों ने ये कहा, और अब जीत के तो कोई आया नहीं, तो हाइपोथेटिकली हम ये बता नहीं सकते कि अगर बीजेपी जीत के आई होती तो क्या करती, पीडीपी जीत के आई होती तो क्या करती। पर अब ये जीत गए हैं, और इतने प्रचंड बहुमत से जीते हैं कि लोगों ने इनमें अपना एतबार, अपना विश्वास जताया है, और इनको कहा कि चलिए आप लीड कीजिए। अब आप इतने साल जो गवर्नर राज रहा, एलजी राज रहा, उसको छोड़ के लोगों ने ये इस बात को मान लिया। ये जो अब इतनी हैवी टर्नआउट जो हुई, वो इस बात की गवाही और शहादत देती, मतलब उसकी गवाही देती है कि हम ने मान लिया कि 370 और 35 से जा चुका है, हमको नए वातावरण में काम करना है, और सरकार चुनी गई। अब जब वो सरकार चुनी गई, तो वो हर चीज पे दुहाई देगी। और आज जो ये बिजनेस रूल्स की बात कर रही हैं, आप मुझे बताइए एज ए जर्नलिस्ट, पिछले 6 महीने में आपने उमर अब्दुल्ला साहब से के मुंह से कब ये बात सुनी कि बिजनेस रूल्स की दिक्कत है उनको, उनको एलजी साहब से किसी चीज की परमिशन नहीं मिल रही है, और वो ये काम अच्छा करना चाह रहे हैं, उसके लिए एलजी साहब रोक के बैठे हैं। तो हम तो सड़कों पे निकलते एलजी साहब के खिलाफ भी। पर आज आप मुझे बताइए कि जो लोगों के हक की बात जब करने को आती है, जब बिजली पानी सड़क मांगने की बात आती है, जब रोजगार मांगने की बात आती है, कहते हैं हम स्टेटहुड कहाँ से नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से लाएंगे। और आप ये भी बात मान के चलिए कि यही उमर अब्दुल्ला की सरकार 6 साल थी पहले थी। आज जिस जिस समय उमर अब्दुल्ला साहब 6 साल के लिए मुख्यमंत्री थे, तो तब कितना रोजगार इन्होंने क्रिएट कर दिया, तब कौन सी ऐसी डायनेमिक चेंज इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर लाई, जिससे कि जम्मू कश्मीर का नौजवान खुश होता। जब तब स्टेट भी थी, तब 370 भी था, तब तो 35 से भी था। तो आज जब काम करने की नीयत होती है, तो आप अपनी कम क्षमता में भी जो 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 क्षमता और ताकत आपको लोगों ने दी है, उसमें भी काम कर सकते हैं। आप रोड मैप सेंटर के आगे रख सकते हैं कि मेरा ये रोड मैप है, ये मेरा फाइनेंशियल रोड मैप है, ये मेरा रोजगार का रोड मैप है। अगर सरकार और केंद्र सरकार उसमें कोई रोड़ा अटका रही हो, कोई बाधा बन रही हो, तो हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। पर जब आपके पास रोड मैप ही नहीं है, आपके पास हर सवाल का एक जवाब है कि हमारे को 370 स्टेटहुड वापस दे दो। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिक्कत बनी हुई है, वो है इनकी कैबिनेट एक्सपेंशन। वो नहीं हो पा रही है, कैबिनेट में इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं। हमने पहले भी कैबिनेट मीटिंग्स होती देखी, कैबिनेट में मीटिंग्स होती थी जब लोगों को इंतजार होता था आज क्या लोगों की भलाई का फैसला सरकार ले रही है, क्या क्या इकदाम उठा रही है, क्या क्या फैसले ले रही है। आज तो कैबिनेट मीटिंग होती है, दो अफसर इधर से उधर, दो उधर से इधर, और कैबिनेट मीटिंग खत्म। तो बिल्कुल। आप मुझे ये बात बताइए कि स्टेट थ्रू आज आज कैबिनेट मीटिंग के लोगों को चाव रह गया है, आप कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपके एक इतने बड़े मेंबर पार्लियामेंट वो मुकर होके आपका विरोध कर रहे हैं, जो आप ही की टिकट पे जीते हुए हैं, उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर जो जो खींचतान लगी है कैबिनेट एक्सपेंशन को लेके, उसको डाइवर्ट करने के लिए, अपनी इनएफिशिएंसी को डाइवर्ट करने के लिए आप राजौरी में जब, अच्छा अब मुझे बताइए, जब पिछले साल यहाँ फ्लड्स आए, उन फ्लड के विक्टिम्स को आपको पता क्या क्या कितना पैसा मिला है?
किसी को 3,000, किसी को 4,000, जिनके घरों के सारा कुछ लुट गया, जिनके कपड़े बर्तन सब चले गए, उनको कॉम्पनसेशन के नाम पे 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए मिला है। और आज राजौरी पुंछ में जब कॉम्पनसेशन की बात आ रही है, जब लोगों को मदद देनी है, वहां इतना बड़ा त्रासदी उनके साथ हुई है, तो आप वहां भी स्टेटहुड का राग अलाप रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा एतमाद एतमाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है, इतना प्रचंड बहुमत दिया है, उसके लिए उनको डिलीवर करना चाहिए। और हर चीज के लिए उनको स्टेटहुड के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। वो परफॉर्म करें, वो एक कदम चले, केंद्र सरकार उनके साथ 3 कदम आगे चलने को तैयार जी है। वो डेवलपमेंट के लिए हम कमिटेड हैं, पर स्टेटहुड को ढाल बना के उसके पीछे छुपने की कोशिश ना करें। जी, ठीक है सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं आप कुछ कहना चाहेंगी, यहाँ क्लोज करें? जी, मुझे लगता है बस 1-2 मिनट अगर आप मुझे देंगे जी क्लोजिंग मैम, कमेंट बिल्कुल में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। काफी चीजें विक्रम साहब ने उठाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, इट शुड बी सब्जेक्ट टू स्टेटहुड। देखिए, जो हाईएस्ट चेयर, डेमोक्रेटिक चेयर हमारे देश में है, हमारे मुख्यमंत्री से बढ़कर, हमारे प्रधानमंत्री से बढ़कर कोई नहीं है। जब वो एश्योरेंस देते हैं ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, मुझे लगता है वो लॉ होना चाहिए, और वो कमिटमेंट जो है हमें उस पर यकीन होना चाहिए। तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। एंड कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब मैनिफेस्टो भी हो, some things are deemed to be there, नंबर 1। नंबर 2, अभी इन्होंने बीजेपी की बात की। अगर सही मानों में लोग खुश होते 370 को लेकर, तो थंपिंग मेजोरिटी तो फिर बीजेपी की आनी चाहिए थी, उन लोगों की नहीं आनी चाहिए थी जिन्होंने उस डिसीजन को अपोज किया। नंबर 3, इन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब की बात की कि उन्होंने आज तक ये बातें क्यों नहीं उठाई। वो कोई मंच नहीं है। अगर आप रिसेंटली उनके स्टेटमेंट्स भी देखेंगे पिछले 1 साल से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने हमेशा गुहार लगाई है, मोजबाना तरीके से, विद ड्यू रेस्पेक्ट हमने उठाई है बातें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी फाइल्स जो हमारे लोगों की, हम डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर है, दैट हैव फाइल्ड अप बिफोर द एलजी ऑफिस, उनकी कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो वो चीजें उन्होंने कहा कि हमें कितनी दिक्कतें हो रही हैं काम करने की, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में दे आर आंसरेबल टू एलजी, दे आर नॉट आंसरेबल टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं। ये चीजें तो आया है, आप गूगल करके देख सकते हैं कब कब उन्होंने वो चीजें उठाई है। साथ में इन्होंने कैबिनेट एक्सपेंशन की बात की। हर कोई चाहता है जो जीत कर आया है, ये इट इज ह्यूमन नेचर, हर कोई चाहेगा कि वो मिनिस्टर बने ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सके। इसमें कोई वो ये नहीं होनी चाहिए कि भाई आपके अंदर सरकशी चल रही है, हर जगह होती है, जी हर किसी के एस्पिरेशंस होते हैं। बट द थिंग इज, इस यूटी में 9+1 का एक मॉडल लेकर चलना है, जहां पर आपके 9 जो होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर आपका एक सीएम होगा। तो उन 9 मिनिस्टरों के बीच में आपने मोर देन 65 जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पोर्टफोलियो बांटने हैं। फिर आप मुझे बता दीजिए, खुदा के लिए मुझे बता दीजिए, जब एक मिनिस्टर के पास 10-10, 8-8 पोर्टफोलियो होंगे, वो बेचारा कितना ओवरबर्डन्ड होगा और कितने काम वो कर पाएगा लोगों के। उस काम में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए भी स्टेटहुड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में बात रही कि इन्होंने 3-3 हजार, 4-4 हजार पैकेज देने की बात की। जब फ्लड्स आ गए, हमने गुहार लगाई सेंटर को कि ठीक। आप स्पेशल पैकेज दे दीजिए यहाँ के लोगों को, ताकि उस स्पेशल पैकेज में जो रियल अमाउंट या कोई लॉस हो गया है वो एसेस करके हम उनको उतना पैसा दे पाए। क्योंकि स्टेट का एक अपना कंटीजेंट फंड होता है जिसमें बिल्कुल वो इन इमरजेंसीज को मीट आउट कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है नहीं कुछ, फिर भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एलजी है। दैट वाज द रीजन वी वर आस्किंग फॉर स्पेशल पैकेज, ताकि जो नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से नुकसान हुआ है हम उनको दे सके। जब हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम 3,000, 4,000 से ज्यादा अलावा क्या दे सकते थे? वही तो रीजन था हम स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं। अभी फ्रेश फ्लड, ये जो फ्लैश फ्लड्स हो रही है, इसमें भी काफी नुकसान हो रहा है। पिछले साल भी हमारे हॉर्टिकल्चर का नुकसान हुआ जब हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा, इस बार भी कुछ दिनों के लिए फिर बंद हो गया था। तो अल्टीमेटली देयर इज सम कंसेशन जो हमारे सेंटर हाँ तो को सर, देखना चाहिए, देना चाहिए यहाँ के लोगों को, क्योंकि दे डिजर्व इट। उन्होंने टर्माइल देखा हुआ है, दे हैव स्टूड विद द कंट्री। ठीक। जहां पर बाइसन जैसे अटैक हो गए, दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड they were with the country and they are with the country. We respect the accession which has been done in the year 1947, but we deserve to be treated as at par with the other states also, जो इन मुश्किल हालातों से नहीं गुजरे हैं बल्कि जम्मू कश्मीर गुजरा है। एक वो नजर दिल से
जो आप कहते हैं कि दिल्ली से दिल तक जो दूरी है ये खत्म करनी है, सही मानों में दे मीन इट। दिस इज द टाइम, आज वो टाइम है जब मैसो मैंडेट लेकर एक गवर्नमेंट आई हुई है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो बीजेपी नहीं है। बट द थिंग इज, लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन की हुई है। पीपल जी हैव ब्लेम्ड दिस, ट्रस्टेड दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट नीड्स टू बी रेस्पेक्टेड। और इससे बढ़िया वक्त कब होगा? ठीक है जी विक्रम सर, मैं जल्दी। एक करेक्शन करना चाहता था। मैडम ने कहा कि हमने एक्स्ट्रा पैकेज मांगा था। मैडम, 330 करोड़ जम्मू कश्मीर को एक्स्ट्रा मिला 2025 में जो फ्लड्स आए उनके लिए। पर ये, मैं आप सिर्फ ये सरकार की पूरी इनसेंसिटिविटी है कि उन लोगों के साथ आज भी मजाक किया गया जो जम्मू में जहां जहां पे फ्लड्स आया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, पहले तो एक साल वो इंतजार करते रहे। मेरा सिर्फ कहने का आपसे और आपके माध्यम से, आपके चीफ मिनिस्टर साहब से, वो हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं, पर ये जरूर उनको समझना होगा कि वो एक नौजवान चीफ मिनिस्टर हैं। ही शुड हैव अ विजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2026 से आगे कहाँ लेके जाना है। अभी 3 साल आपकी सरकार के पास है, पर आपका कोई रोड मैप और विजन नजर नहीं आता है, मां सिवाय इसके कि आप स्टेटहुड की डिमांड करें हर छोटी बात के लिए। जो गवर्नेंस लोअर लेवल पे है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अपने वर्कर से भी पता करा सकती हैं, लोएस्ट लेवल जो है वहां गवर्नेंस नहीं है। करप्शन रैम्पेंट है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो रैम्पेंट करप्शन कर रहे हैं, वो नहीं लोगों की सुन रहे हैं। और वो डिपार्टमेंट, सीएम साहब के पास अपने ऐसे हर डिपार्टमेंट की कहानी है, रेवेन्यू की, एजुकेशन की। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान हैं। लोगों की परेशानी को है उसमें गुड गवर्नेंस देने में स्टेटहुड कहीं आड़े नहीं आ रहा, यूटी कहीं आड़े नहीं आ रही, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में यूटी का कहीं आड़े आना, कोई आड़े नहीं आ रही है। जी पर आपके मंत्रियों को, आपके चीफ मिनिस्टर साहब को ग्राउंड पे समझना पड़ेगा कि गवर्नेंस डिलीवर करनी पड़ेगी। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में देयर इज जीरो गवर्नेंस। ठीक है सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। एडवोकेट नीलोफर मैम, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का प्रमुख विषय बन चुकी है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर अपना आंदोलन तेज करने की बात कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी 5 अगस्त 2019 के फैसलों को ऐतिहासिक और राष्ट्रहित में लिया गया कदम बता रही है। ऐसे में सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। क्या जम्मू कश्मीर को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, कब मिलेगा और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा? यही सवाल आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बनने जा रहा है। अर्थ डिबेट विद साहिल के में इतना ही। द अर्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।